नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। घोसी विधानसभा सीट पर घमासान है, कौन मारेगा मैदान? जी, आज बात होगी घोसी सीट पर दारा सिंह बनाम सुधाकर सिंह की। घोसी सीट पर बीजेपी और सपा में टक्कर की। सवाल ये, क्या दारा सिंह के दांव से चित होंगे सुधाकर सिंह? उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम पर ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर सुभाषपा अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी आलाकमान ने घोसी सीट के लिए उन पर भरोसा जताया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल हुए। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि दारा सिंह को घोसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव जल्दी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। दारा सिंह विधानसभा चुनाव 2022 में घोसी सीट से चुनाव जीते थे। इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। अब इस बार बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर ही दांव लगाया है। आपको बता दें, राज्य में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 सितंबर को मतदान होंगे और 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी बिछ गई है चुनावी बिसात। कौन होगा चारों खाने चित, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान बढ़ गई है। रविवार को घोसी और सियासी पारा चल गया, जब समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सुधाकर सिंह को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 5 सितंबर को होंगे और 8 सितंबर को उसके नतीजे आएंगे। हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी तो घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं। 5 सितंबर को यहां पर चुनाव होंगे और 8 को मतदान आएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और यहां से ही चुनाव जीत चुके थे। अब दारा सिंह चौहान बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी ने इन पर दांव खेला है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा गया है।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरबी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अभिषेक जी, कांटे की टक्कर और संकट आपके लिए और बड़ा, क्योंकि दारा सिंह चौहान पहले से यहां विधायक रह चुके हैं, अच्छी पकड़ है, ये चुनौती से आप कैसे लड़ेंगे? धन्यवाद सुनील जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे कांटे की टक्कर बात कहां से आती है। जाहिर सी बात है कि दारा सिंह चौहान जी रहे हैं विधायक, अभी रहे थे कह लीजिए। अब कारण यह आएगा कि सुधाकर सिंह जी को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां तो प्रत्याशी बना करके उतारा है। और जब बात आएगी जनता के हितों की, तो कौन से हित की बात कर पाएंगे दारा सिंह? क्योंकि आपने देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, और जब भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए तब उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की या फिर दलितों की या सभी लोगों की आवाजें नहीं सुनी जाए। समाजवादी पार्टी में आए, हक हुकूक की बात करने के बाद, जनता के मुद्दों की बात करने के बाद आज अपने निजी स्वार्थ के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आखिर जनता इन चीजों को भी तो देखेगी ना कि आप समाजवादी पार्टी में आए, आज जब विधायक बन गए तब आप भारतीय जनता पार्टी का आपने दामन थाम लिया, वो आखिर क्यों थाम लिया? भाई, आप एक विधायक हैं, आपको अपने जनता की परेशानियों का समाधान आपको देना है, आपको उनके लिए काम करना है। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना पड़ा? आपको अपने क्षेत्र में काम करना है, आपको पूरा बजट मिल रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप सत्ता के साथ चले गए। यह सबसे बड़ा अपराध है। नहीं, लेकिन सर एक सेकंड अभिषेक जी, ये भी आपको मंथन करने की जरूरत है सर। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए थे और फिर बीजेपी में चले गए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ कमी तो रही होगी, तभी समाजवादी पार्टी से उनका ये नाता टूटा। और अगर बीजेपी की आप बात करें, वो कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर और जो पिछड़ा वर्ग वहां पर परेशान है उनकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, पिछड़ा वर्ग उनको पसंद कर रहा है। सुनील जी, मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा था और आपने अभी इस बात का जवाब भी दिया। मैंने अपने वक्तव्य में इस बात को भी कहा था, अंकित किया था कि आप जब किसी पार्टी से किसी क्षेत्र के विधायक होते हैं तो बाकायदा आपको फंड मिलते हैं, जो लोग वहां पे परेशान होते हैं आपको उनका समाधान देना है। और बल्कि आप जब विपक्ष में होते तो और मजबूती से प्रश्नकाल में या किसी और चीजों में आप बाकायदा उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं? वो इसी वजह से उठाते हैं कि आप वहां की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आशीर्वाद दिया है, प्रेम दिया, तभी आप वहां से विधायक हैं। इसका मतलब जनता को यह भरोसा था कि आप वहां पे उनके लिए काम करेंगे। लेकिन आज अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपने जनता के आशीर्वाद को ठुकरा दिया और वहां पे चुनाव करा रहे हैं। तो यह क्या दर्शाता है? सुधाकर सिंह दारा सिंह चौहान को कैसे टक्कर दे पाएंगे सर? क्यों नहीं दे सकते? आप मुझे बता दें। मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको अगर ज्यादा पता है तो आप मुझे बता दें क्यों नहीं दे पाएंगे। जिसकी पकड़ पहले से इलाके में बहुत अच्छी है, विधायक वहां से रह चुके, जनता के टच में है। जनता जनार्दन है ना, जनता देख रही है। जनता देख रही है कि जब एक बार हमने आशीर्वाद दिया तो हमारे आशीर्वाद को उन्होंने छल लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। ठीक, जनता जनार्दन है, जनता देख रही है कि उसको क्या करना है। और आने वाले दिनों में हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे तो पार्टी क्या, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है उपचुनाव के मतदान के लिए। तो वो भी आपको दिख जाएगा, वो भी आपको पता चलेगा। तो आपकी तैयारियां क्या है सुधाकर सिंह की, दारा सिंह को रोकने के लिए? हमें किसी को रोकना नहीं है, हमें तो जनता के हक और हुकूक की बात करनी है। अच्छा। और जनता के आशीर्वाद कैसे मिलेगा हमको इसको देखना है। और साथ में यह भी बताना है कि जो व्यक्ति जिसको आपने आशीर्वाद और प्रेम दिया था, समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, कैसे उसने आपको ठगा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हम उन चीजों को भी बताएंगे जो उन्होंने ठग करके गए। ठीक है, हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। उपाध्याय जी, सवाल मेरा आपसे ये है
कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इलेक्शन ये 5 तारीख को सितंबर को होने वाले हैं, 8 को इसका नतीजा आएगा और सरगर्मियां बहुत तेज हैं। दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से विधायक यहाँ पर थे, वो बीजेपी का दामन थामा, अब बीजेपी की तरफ से ही मऊ की घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सुभाकर सिंह यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है, कौन सा पद यहां पर भारी पड़ने वाला है और क्या यहां चुनाव में अहम मुद्दे होंगे? देखिए, कौन भारी पड़ेगा, कौन कमजोर होगा, ये तो सुनील जनता तय करेगी। हम लोग टीवी चैनल पर बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि कौन भारी है, कौन हक्का है। ये जनता जनार्दन की अदालत है, वो तय करती है और उसे जो अच्छा लगता है उसे सत्ता पर बिठाती है, जो अच्छा नहीं लगता उसको सत्ता से बाहर करती है। अब दारा सिंह की बात हो रही है, ठीक है, कद्दावर नेता हैं, लेकिन ये चुनाव उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर वो न छोड़ते, पार्टी को नहीं छोड़ते और विधायकी से इस्तीफा नहीं देते तो 5 साल के लिए वो चुने ही गए थे, वो आराम से विधायक थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और विधायक का पद भी छोड़ दिया? ऐसी मजबूरियां क्या थी? तो देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है और राजनीति एक व्यापार बनकर रह गई कि मुझे कहाँ फायदा है मैं वहां जाऊंगा, और फायदा और नुकसान व्यापार में देखा जाता है। अगर जनता की सेवा करनी थी तो जनता की सेवा तो आप समाजवादी पार्टी के विधायक रह के भी कर सकते थे और जनता बीजेपी के विधायक रह के भी कर सकते थे। आपकी प्राथमिकता जनता नहीं है, आपकी प्राथमिकता अपने हित है और अपने हित के लिए आप जनता के हितों की तिलांजलि दे देंगे। जनता कहाँ रह गई? जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, आपको जिताया, विधायक बनाया, लेकिन आपने क्या किया? आपको लग रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, शायद मंत्री बन जाऊंगा या कुछ और मलाईदार पोस्ट मिल जाएगी। तो विशुद्ध रूप से जनता इन सब चीजों पर गौर करती है जी। और फिर पार्टी का अपना एक कैडर वोट होता है। समाजवादी पार्टी का भी वहाँ कैडर वोट है। अगर मान लीजिए दारा सिंह जी जीते तो इंडिपेंडेंट नहीं जीते थे, या तो निर्दलीय जीतते तो समझ में आता कि वो अपनी ताकत से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे और समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है वो उनको मिला था, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब वो जो वोटर जिसने आपको वोट किया था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरह, अब आप बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ जाएंगे तो बीजेपी कैंडिडेट की तरह जाएंगे तो जरूरी नहीं कि जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट था वो आपको मिला था वो मिलेगा, यानी वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में पहले भी बीजेपी वहां आ रही है तो कोई, मैं हार जीत की तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हालात कामोवेश देखिए। मान लीजिए आप गिनाएंगे भी तो क्या उपलब्धियां गिनाएंगे? पिछड़ों की, दलितों की बात तो सब करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे अपना फायदा होता है कि मुझे कहाँ फायदा हो रहा है, मुझे कितना फायदा हो रहा है। ठीक है सर। अब ये जनता की अदालत तय करेगी। ठीक है, क्या ऐसे दल हमारे साथ नीरज दीक्षित बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नीरज जी, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बता दूं कि अभिषेक जी का यही कहना था कि अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए दारा सिंह चौहान बीजेपी में गए हैं। अगर उनको सेवा करनी थी तो समाजवादी पार्टी में रहकर कर सकते थे, उपाध्याय जी का कहना है। अपने निजी स्वार्थ को, अभी ये चुनाव बहुत ही मुश्किल उनके लिए हो जाएगा क्योंकि जो वोटर होगा समाजवादी पार्टी का उनको नकार देगा, क्योंकि पहले जो वोट मिला था समाजवादी पार्टी को देखकर मिला था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता की सेवा निजी स्वार्थ के कैसे हो सकती है? पहले आप अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए, 2017 मैं उपाध्याय जी को सुन रहा था कि निजी स्वार्थ की वजह से पार्टी छोड़ करके चले गए, परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 2017 से भारतीय जनता पार्टी सीट जीत रही है। ऐसा नहीं है कि को देख करके वहां पर लोगों ने वोट दिया था। राज्य के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार काम कर रहे हैं जनता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार राज्य के अंदर अपनी सरकार बना चुकी है। तो ये कैसे माना जाता है कि वो अपने हित को देख करके पार्टी में शामिल हुआ? हो सकता है कि उनकी विचारधारा भी, जब समाजवादी पार्टी के अंदर वो गए थे तो उनकी विचारधारा हो सकता है कि उनको लगा होगा कि शायद मेरी विचारधारा से दोबारा काम करेंगे, परंतु समाजवादी पार्टी में उनको अपनी विचारधारा नहीं मिली होगी, तो उन्होंने पुनः घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ गए। तो
इसमें हम ये नहीं कह सकते कि, और ऐसा अगर होता है कि वो अपने पर्सनल करते तो वो हो सकता था विधायकी का जो सदस्य थी वो नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने उसको भी साथ साथ छोड़ा। तो इसमें यह दिखता है कि पार्टी ने अपनी जो विचारधारा उसके ऊपर कायमता दिखाते हुए कि आप समाजवादी पार्टी से जीते हैं तो कल को समाजवादी पार्टी आरोप लगा सके कि हमारे संघ में जीत करके गए। ठीक है, इसी से पार्टी अभिषेक ने जी। बोला कि हमारे मित्र को इस बात को समझना पड़ेगा, नीरज जी को, कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनको अपना पद, उन्होंने कहा कि उनको अपना पद छोड़ दिया उन्होंने, वो तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो स्वतः ही उस पद पर त्याग कर दें। और विचारधारा की बात कर रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी में जब वो आए थे तो विचारधारा क्या अलग हो गई थी, या फिर जब वो पहले बहन जी की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो कौन सी विचारधारा थी? उसके बाद समाजवादी पार्टी से जनता जनार्दन ने उनको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और जनता की सेवा करने के लिए चुना। तो विचारधारा कौन सी थी? आखिर विचारधारा का तात्पर्य ये होता है कि हम जनता जनार्दन की सेवा करेंगे और जो मूलभूत से सुविधाएं नहीं मिल रही है हम विपक्ष में बैठ करके बाकायदा उन प्रश्नों को रेज करेंगे ताकि हम जनता जनार्दन को सहूलियत दिला सकते और बाकायदा जरूरत पड़ेगी तो क्या हर व्यक्ति प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मानना है अगर उनका विपक्ष होता तो हर व्यक्ति जाकर के उनसे मिलेगा और समस्या बताएगा, पार्टी को डिवाइड करने का विरोध बन जाता है। तो यार कहीं पर नहीं आता, हमने कई उदाहरण देखे हैं कि जब ये विधायक उतर के आते हैं लोग अपना पद छोड़ते हैं। तो यार इस समय जाना उनका मतलब ये क्या है कि अननेसेसरी का जो पार्टी है चुनाव करने का तैयार है, अगर उनके अंदर जोर होगा या भारतीय जनता पार्टी की बंद करके तो जनता को नहीं के लिए सिंपल सी बात है क्यों है हम खुलेआम मैदान में है कि जनता अपना अपना दम लगाई, हम क्या रहा है जैसे जनता की जनता जनार्दन आने वाले दिनों का मतलब जीत कर आ रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि पार्टी ने कभी दलित अभी पिछड़ा अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा, परंतु 2017 से पार्टी सीट पर जीत कर आ रही है और बताया जाता है कि इस सीट से सबसे ज्यादा अधिक संख्या अगर है तो दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की है। चुनाव होने दीजिए, जनता चुनाव होगा जवाब देगी और 2 बार से हम सरकार बना रहे हैं। हमेशा पहले यूपी में राय की जो भी एक सरकार उनकी दोबारा नहीं आती, परंतु यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दोबारा मौका दिया है और पुनः जिस तरीके से समाजवादी पार्टी घबरा करके विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर रही है, इनका घबराना दिखा रहा है कि जो पुनः राज्य के अंदर लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही है और जब पुनः राज्य के अंदर चुनाव होंगे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और जनता इस चुनाव में इनको पुनः जवाब देगी। योगी आदित्यनाथ जी ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने के लिए बोला था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कब्जा किसने करवाया था? जनता को दिख रहा है, आज जनता उस सीटों पर खुद आज आप यूपी की गलियों में घूम करके देखिए, जनता आपको बताएगी कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का गुंडों ने कब्जा किया हुआ था, आज उनको गुंडों ने सबक सिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। जो स्वयं प्रधानमंत्री जी को ठग सकते हैं तो किसी दूसरे के तो जनता जनार्दन की बात नहीं की जा सकती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इसलिए बखान आपने किया था, पहली बार इसमें मैं गया, आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे बाकायदा पैकिंग का काम चालू है कि नहीं चालू है? स्वास्थ्य विभाग में माननीय मोदी जी ने यह बात बोली है कि शिलान्यास तो आप लोग करते हैं परंतु वो कार्य कभी पूरे नहीं हो पाते थे क्योंकि आप राज्य के अंदर जब आपकी सरकारें थी आप लोगों के गुंडे सरकार के काम को पूरा नहीं होने देते थे, परंतु आज का समय है कि जो भी हम शिलान्यास करते हैं हम उसको पूरा उद्घाटन करके जनता को हम अपने कार्यकाल में सौंप देते हैं। आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, हंसने से नहीं होगा, जनता की बात और इसी से आप लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि आप लोग ऊपर से बैठने लायक नहीं रहे। निवेदन कर रहा मुझे लगता है कि जब आप आए किसी चैनल पे तो आप उसको पूरी जानकारी करके और पुख्ता तरीके से है ताकि पढ़ लिख करके है ताकि आपको भी अच्छा लगे और हम सब लोगों को अच्छा लगे। जैसा फैक्ट बात किया कीजिए, सिर्फ वर्बली बैठ करके बात ना कीजिए। बताइए ना क्या क्या गलत बोला, आप ही बताइए इसमें क्या गलत था, आप ही जनता को दिखाइए। जनता ने तो मुंह तोड़ जवाब देकर के दिखा दिया है, अब आप भी बताइए कि क्या गलत बोला। इसमें हंसने से बोल देने से नहीं होता इसमें। अच्छा मुझे बता दीजिए, अच्छा चलिए मुझे बता दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में ठीक अभी तकरीबन 55 एम्बुलेंस की
बाकायदा पेट्रोल की जो चोरी की रिपोर्ट आई थी वो कितनी थी, इसके बारे में बताइए। शिक्षा विभाग में 2,47,333 पद खाली है, इन पे क्या हुआ था? उसके बाद ये भी बताइए कि शिक्षा विभाग में कितने राज्यों में कंपनी और माननीय शिक्षा मंत्री ने सिक्योरिटी रीजन दिखाता है कि जिस प्रकार से यूपी ये दिखाता है कि के कार्यकाल में टॉप पे जा रहे हैं पहले आपके राज्य में से सिक्योरिटी रीजन में कोई भी अपना धंधा करना नहीं चाहता था। आप इस जनता को क्यों नहीं बता रहे? आप इस क्यों नहीं बता रहे कि बच्चों का कार्य पहले कितना किलोमीटर होता था और अब किलोमीटर हो रहा है? आप ये सब जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं? जब पहले अपराध की आज की रेट में कितना अपराध हो रहे हैं? आप लोग आपके मस्तियां बोला था कि बलात्कार तो होते रहते हैं, बच्चों को होगा तो गलती, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के सामने उदाहरण दे दिया कि अगर कोई भी ठीक है अभिषेक जी नीरज जी, ठीक है अभिषेक जी नीरज जी, आपने अपनी बातों को रख लिया, लेकिन इसमें ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो चुनाव हैं ये बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से हमारे अभिषेक भाई, उनका कहना है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार है। उधर नीरज जी का कहना है कि दारा सिंह का कद बहुत बड़ा है। अब ये जनता बताएगी कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि किसका कद बड़ा है और जनता ने किसको पसंद किया है, किसको नकारा है। उपाध्याय जी, लास्ट कमेंट आपका सर। देखिए नीरज जी, पहले तो जिस तरीके से बोल रहे थे ना, मेरी समझ में आया, ना किसी श्रोता या जो भी दर्शक हमारे थे ना उनकी समझ में आया होगा। दोनों आपस में बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे कुछ भी पता नहीं चला। बात विचारधारा की थी, तो काहे की विचारधारा, कैसी विचारधारा, ये सब कहने की बातें हैं। ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसी कौन सी जनता है कि विचारधारा पल में बदल जाती है? बीजेपी में चले जाते हैं, पल में बदल जाती है, समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। मजाक बना दिया है विचारधारा को भी और जनता को भी। तो ये राजनीति का जो एक पतन देखने को मिल रहा है, वहां विचारधारा नहीं है। काहे की विचारधारा है? गरीब के कल्याण की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, बात सबकी होंगी, लेकिन इसके पीछे जनता समझती है मंतव्य क्या है। मंतव्य सिर्फ एक होता है कि अपना फायदा कोई कहां हो सकता है। व्यापार करने चले हैं आप, उस जनता के मत का व्यापार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो ये तो जनता की अदालत है, वो तय करेगी कि किसको जिताएगी, किसको हराएगी। और कद बड़ा जनता ही बनाती है कि कोई पैदा होते ही किसी का कद बड़ा और छोटा नहीं होता। कद बड़ा करती है तो जनता करती है, और जब छोटा करती है तो जनता ही करती है। तो ये कह देने से कि बहुत बड़ा कद है, तो उस कद का पैरामीटर जनता की अदालत होती है और जनता द्वारा दिया गया मत होता है, वोट होता है। अब देखिए, बीजेपी अपनी तरफ से अपने काम गिनाएगी, दारा सिंह की अच्छाइयां गिनाएगी, वहीं समाजवादी पार्टी प्रश्न खड़े करेगी। जो प्रश्न है, जनता की जो समस्याएं हैं वो कितनी दूर हुई, क्या काम किया, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, समय मेरे पास इतना ही। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अभिषेक जी आपका, नीरज जी आपका और आरबी उपाध्याय जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है कि जो घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है मऊ की, उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज है। बीजेपी अपने दम पर बात भर रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपनी बात कह रही है। अब देखना किसकी विचारधारा कितनी काम आती है, क्योंकि जनता सर्वोच्च है और जनता की अदालत में जनता अपने फैसले को देकर ही आगे चुनती है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिरकार क्यों दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, अगर विचारधारा की लड़ाई थी। अब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे, तो नतीजे में देखना होगा कि जनता ने किसको पसंद किया है, दारा सिंह चौहान को या सुधाकर सिंह को। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।